5 राज्यों के चुनावी नतीजों पर लगातार न्यूज 24 बना हुआ है। सुबह से ही लगातार पश्चिम बंगाल पर सबकी नजरें थी। 4 मई दी गई और अब सवाल इसी को लेकर जो जश्न की तस्वीरें उत्तर प्रदेश से इस वक्त आप देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बड़े पैमाने पर चुनावी रैलियां की थी और जाहिर तौर पर नजरें इस बात पर भी वहां पर टिकी हुई थी कि जहां जहां योगी गए वहां वहां बीजेपी जीत गई। अब उनके दोनों डिप्टी सीएम इसमें नजर आ रहे हैं। तमाम और कैबिनेट के जो उनके सहयोगी हैं उन्होंने यहां पर मुंह मीठा करवाया उनका। और जाहिर तौर पर अब इसी तरह की तस्वीरें बाकी और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ भी यहां पर आएंगी। जश्न बीजेपी का इसी तरह से मनता है जब भी किसी एक स्टेट का या उससे ज्यादा के विधानसभा चुनावों के नतीजे सामने आते हैं। तो ये जश्न की तस्वीरों का जो सिलसिला शुरू हुआ है, ये शाम 6 बजे बीजेपी मुख्यालय तक पहुंचेगा। और चूंकि खबरें तो आई चुकी हैं पहले ही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे। हर बार की तरह ही जब विधानसभा चुनावों के नतीजे होते हैं तो वो जाहिर तौर पर अपने तमाम कैडर्स को संबोधित करते हैं, उसके साथ साथ देश को भी। तमाम खास लोग इस वक्त हमारे साथ यहां पर बने हुए। 195 सीटों पर बीजेपी आगे है पश्चिम बंगाल में, 2 पर कांग्रेस आगे नजर आ रही है, 1 पर लेफ्ट, 92 सीटों पर टीएमसी, यानी कि जो 100 का आंकड़ा है अभी तक टीएमसी वहां पर पहुंच नहीं पाई है। इस सब के बीच 2 विधानसभा चुनावों के नतीजे जारी हो चुके हैं। 1 पर टीएमसी उम्मीदवार ने जीत दर्ज की, 1 पर बीजेपी के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। केरलम में 100+ यहां पर जो यूडीए है वहां पर कांग्रेस नीत जो गठबंधन है वो सत्ता में आता हुआ यहां पर क्लियर कट मेजॉरिटी के साथ नजर आ रहा है। यूडीएफ 103 पर है, एलडीएफ 35 पर नजर आ रहा है। सबसे चौंकाया है टीवी के सुपरस्टार विजय ने, जिनकी पार्टी 103 सीटें हुए जीतती यहां पर नजर आ रही है। तमिलनाडु में पुडुचेरी में भी यहां पर बीजेपी वाला गठबंधन आगे नजर आ रहा है। और असम में तो क्लियर कट मेजॉरिटी यहां पर बीजेपी के लिए है और कांग्रेस का 2021 से भी बुरा हाल यहां पर है। रोहन गुप्ता, बहुत देर से आप कुछ बोल नहीं पाए, तस्वीरें लगातार आ रही हैं आपके तमाम पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और वहां पर जश्न वहां पर चल रहा है। अब सवाल इस बात को लेकर, ये जो बंगाल में लगातार मेहनत आपकी तरफ से की जा रही थी, सवाल उसके अलग हो सकते हैं, लेकिन एसआईआर को लेकर जैसे कि शुभांकर भट्टाचार्य यहां पर कह रहे थे कि 27 लाख लोग तो ये चुन ही नहीं पाए कि वो किसे वोट दे। हो सकता है वो बीजेपी को चुनते, हो सकता है वो टीएमसी को चुनते या लेफ्ट कांग्रेस को चुनते, लेकिन ये तो उनके साथ बड़ी नाइंसाफी हो गई। देखिए, सबसे बड़ी बात, जिस प्रकार से टीएमसी पूरे चुनाव में एसआईआर के बारे में जो अपने विरोधाभासी बयान देते गए, आज मैं उसकी सबकी पोल आपके सामने खोल के रखता हूं। जब से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई तब हर रोज चुनाव आयोग के द्वारा किस पार्टी ने कितने उसके अगेंस्ट में आवेदन या अर्जी ऑब्जेक्शंस की, हर पार्टी की कितने की, उसका रोज आंकड़ा था। तो तब टीएमसी कहां पे चली गई थी? क्या ड्राफ्ट लिस्ट आने तक वेट कर रहे थे? अगर किसी का नाम नहीं आया है, आपको लगता है कि नहीं आपके वोटर है, अभी भी आपको लगता है सत्ता, तो आपने क्या किया? आपने उस 27 लाख लोगों के जो डॉक्यूमेंट है वो जमा क्यों नहीं करवाए? नंबर 1। फिर आपने ड्राफ्ट लिस्ट आने दिया, ड्राफ्ट लिस्ट आने के बाद में आप वापस सुप्रीम कोर्ट गए, उस टाइम पे भी आपने ऑप्टिक्स किया, अरे देखिए इतने लोगों के वोट कट गए, ये तो हमारे वोटर हैं, ये हो गया वो हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा जो भी हुआ था ट्रिब्यूनल सेट किया, पूरा प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट से हुआ। उसके बाद ममता बनर्जी ने उसका स्वागत की भी है ट्रिब्यूनल और उसका, और वापस आप आ गए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, 2 दिन पहले मैं डिबेट में था, आपके वहीं पे था मानक जी के साथ में, तब इनके प्रवक्ता ने कहा देखिए मतुआ समाज के वो कट गए हैं, मुस्लिम तो नहीं है, वो के मतुआ समाज के कट गए तो ये बदला लेंगे और इसलिए बीजेपी की हार होगी। अगर आप मानते हैं कि मतुआ समाज के अगर बीजेपी के वोटर का वोट एसआईआर में कट गया है 65%, तो फिर आप कहां से बीजेपी की गलती निकाल रहे हैं? तो मुझे लगता है ये जो विरोधाभास है, जब भी हार होती है उसको एक स्वीकार करना चाहिए। आपको समझना पड़ेगा कि जनता ने आपको इतना बड़ा जनादेश दिया था, आप उसके ऊपर खरे नहीं उतर पाए। उसके पीछे आत्ममंथन करना चाहिए कि क्यों हमारा गुंडाराज जिम्मेदार है, कटमनी जिम्मेदार है। एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी आरजी कर जैसे मामले में आरोपियों को बचाया जाएगा, जनता माफ कर देगी। संदेश खली होगा। जिस प्रकार से वहां पे भवानीपुर में जिस प्रकार का माहौल है और दुर्गापुर में जिस प्रकार से एक लड़की पे जब अत्याचार होता है तब सीएम आके बोलती है कि लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए। आपको क्या लगता है कि महिलाओं को 2000 रुपए दे देंगे आप चुनाव जीत जाएंगे? नहीं, ये महिलाओं का अपमान है। आपको समझना पड़ेगा, महिला सुरक्षा हो या तुष्टीकरण हो या भ्रष्टाचार हो या कटमनी हो, ये इतने ज्यादा मुद्दे थे, आप एसआईआर के पीछे अपनी हार को नहीं छिपा सकते। वो मैं कह रहा हूँ भले विपक्ष ने उससे पहले जो भी यूं कहीं के सामने रखा हो कि ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम की जो है सिर्फ लड़ाई करने की कोशिश या कंसोलिडेशन की बात हो रही है, या पर आकर के योगी जो है वो काबा का जिक्र करते हैं, तमाम चीज़ें मैं कह रहा हूँ उससे बड़ी लकीर आप
एंटी इनकम्बेंसी, लॉ एंड ऑर्डर, विकास नहीं हुआ, फैक्ट्रियां बंद हो गई, वो तमाम चीजें ले आई है जनता, उसके ऊपर सामने आई। लेकिन फिर वो जिस 27 लाख का जिक्र मकसूद कर रहे थे और शुभांकर जिस पर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन वो तो बचे ना। या फिर एक भी वोटर, दो भी वोटर, 1000 भी वोटर, अगर कोई भी वोटर वोट देने से बचा तो ये तो उसका फंडामेंटल राइट था ना। ठीक है, टीएमसी आप ये कह रहे हैं कि उसकी इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, नॉट फंडामेंटल टीएमसी की कोशिश इसका जवाब देना चाहूंगा। आपने बिल्कुल सही बोला। उसको एनरोल दोबारा नहीं करवा पाई, लेकिन फिर इस पे दोबारा फिर ईसी की जो है, ईसी फिर कहां से आता है अगर वो वोटर छूट भी गया तो? शुभांकर फिर रोल। देखिए एक बात है, मैं बार बार एक चीज कहता हूं, जब ये कहते हैं ना कि आरोप तो है, आरोप किन लोगों पर है? आरोप आप उन नेताओं की बात कर रहे हैं जो कि टीएमसी के जो नेता हैं, जिनमें से ज्यादातर को तो आपने पोच किया। मैं अगर आप ही लोगों की बात करूं तो आप ही ने तो आरोप लगाया और मैं उसको एक्सेप्ट भी करता हूं। आपने मुकुल राय पर आरोप लगाया था कि भाई शारदा नारदा वाला कांड हुआ था। आपने शुभेंदु अधिकारी पर भी उसी समय आरोप लगाया था, लेकिन उसके बाद आपने शारदा नारदा कांड का तो नाम लेना बंद कर दिया। और अब वही शारदा नारदा कांड वाले वही अब तो आपके मुख्यमंत्री का चेहरा है। तो सवाल यह है कि आप देश को कौन सी चीज आप बदल के दे रहे हैं? अगर आप कह रहे हैं कि भाई 1500 रुपए क्यों दे दिया, तो आपने भी तो बढ़ के उसको 3000 का वो कि मैं इसको क्यों ना देखा जाना चाहिए कि भाई एक रेवड़ी के बड़े में बड़ा बताशा आपने दे दिया। ये भी तो उसका वो हो सकता है। तो सिस्टम को जहां जहां तोड़ा जा सकता था आपने तोड़ा, सिस्टम को जहां जहां से मरोड़ा जा सकता था मरोड़ा। उसके बावजूद अगर एंटी इनकम्बेंसी इतना ज्यादा स्ट्रांग थी तो फिर इन हथकंडों की जरूरत क्या थी? बात यह रहेगी हमेशा, ताकि इस चुनाव को आप कम से कम पूरी तरीके से जनता एक्सेप्ट तो कर सके। ये बात उन लोगों से पूछिए ना जिनके घर से 2 लोगों की भी अगर वोटें कट गई हो, उनसे पूछिए क्या ये चुनाव वाकई निष्पक्ष था? जब आप सवाल करते हैं, रोहन एक क्विक रिस्पांस इस पर कर दीजिए, फिर अनुमा जी से बहुत देर से बात नहीं हो पाई है, उनसे बात करेंगे। रोहन प्लीज रिस्पॉन्ड। कंसोलिडेट कर लेंगे और बाकी कहीं ना कहीं इमोशनल कार्ड खेल के 20% और ले लेंगे, जीत जाएंगे। ये इस बार नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही 30% को इन्होंने कंसोलिडेट किया। आपको याद है जब बाबरी मस्जिद का जो कार्यक्रम था उसकी परमिशन किसने दी थी? ममता बनर्जी ने दी थी। क्या किसी राज्य में बाबरी मस्जिद, जो बाबर एक आक्रांता था उसके नाम की मस्जिद बनाने के कार्यक्रम को कोई भी सीएम मंजूरी दे? कौन रोक रहा था उनको? क्यों उन्होंने रोकना नहीं उसको? वो तुष्टीकरण नहीं तो और क्या था? आप जब तुष्टीकरण होते हैं और उसके सामने जब कंसोलिडेशन, काउंटर कंसोलिडेशन होता है, आप उसके ऊपर सवाल उठाते हैं। सवाल कहां से आप उठा पाएंगे? आपके खिलाफ इतना ज्यादा स्ट्रांग एंटी इनकम्बेंसी थी, आपकी मजबूरी थी तुष्टीकरण, आप उसमें भी सफल नहीं हो पाए। और मैंने पहले भी कहा, महिलाओं को मैं देने के खिलाफ नहीं हूं, पर आपने जिस प्रकार से सोचा कि इतना महिला सुरक्षा का बड़ा इश्यू होने के बाद भी महिला सीएम है इसलिए आपको महिला के वोट मिल जाएंगे, बिल्कुल नहीं। आपने पश्चिम बंगाल की जनता को जो विकास यात्रा है उससे वंचित रखा। 6000 फैक्ट्री वहां पे बंद हो गई और आपके गुंडों के सहारे, आपको फिर भी लग रहा था कि कुछ भी हो जाएगा, हमारे गुंडों के सहारे हम चुनाव जीत लेंगे। जब चुनाव आयोग ने, हमारे केंद्रीय सुरक्षा बलों ने वहां पे मुस्तैदी से खड़े रखे, ये इंश्योर किया कि वहां पे कोई भी प्रीपोल हत्या ना हो, उस दिन चुनाव वाले दिन कोई घटनाएं ना बने, सबसे ज्यादा वोटर प्रतिशत हो, रीपोलिंग की घटनाएं मिनिमम हो, उसके बाद भी आपको आपत्ति है। अब कहना क्या चाह रहे हैं? क्या शांतिपूर्ण चुनाव करा के आपको अगर चुनाव हारते हैं तो वो चुनाव गलत हो गया? और अगर जो चुनाव में हत्याएं होती है, 50 से ज्यादा लोग मरते हैं, आप जीतते हैं तो वहां पे लोकतंत्र जीत गया? यही तो आपत्ति है। इसी से आपके पश्चिम बंगाल से जनता का जो आपका जुड़ाव था वो पूरी तरह से कट गया। आपको अपनी सिर्फ सत्ता चाहिए थी। इस बार आपका जो तिलिस्म है अहंकार का, वो जनता ने हिला के रख दिया कि यहाँ पे जो काम करेगा वही टिकेगा। अगर सुशासन दिया होता तो तुष्टीकरण करने की मजबूरी ना पड़ती, एसआईआर का मुद्दा उठाने की जरूरत ना पड़ती, आपको इमोशनल कार्ड खेलना नहीं पड़ता। सारे कार्ड आपके फ्लॉप हो गए, ना 15 कार्ड भी आप खेल पाए। और इसीलिए आप जनता ने आपको जवाब दिया है, आत्ममंथन करिए। और यहाँ पे सिर्फ ये होना चाहिए कि हम कुछ सीख के वापस आएंगे, अगर जनता आपको आगे भी यही करती रहेगी। ठीक है अनुमा जी, उससे बाद मैं संजय सर के पास आता हूँ। इसके यूं कहते हैं कि ड्रग्स के लिए नहीं, मैं इसमें एक चीज सप्लीमेंट्री जोड़ना चाहता हूँ आपके लिए। ठीक है, अब आप इसका विश्लेषण करेगी, राहुल गांधी भी करेंगे, खड़गे साहब भी करेंगे, तमाम चीजें होंगी। केरला भी आपके पास है, भले आप वहाँ मिलकर के गठबंधन से चुनाव लड़ रहे थे। आगे उत्तर प्रदेश ने आना है, फिर उत्तराखंड है, पंजाब है, छत्तीसगढ़ आएगा, फिर 2029 आएगा। अब यहाँ से तो टेकअवे बहुत से हो सकते हैं कि कंसोलिडेशन हुआ नहीं हुआ, हिंदू मुस्लिम तमाम चीज़ें। अब यहाँ से आप आगे का रोड मैप अब आप कैसे देखती हैं? वो आगे का रोड मैप जो पीछे 240 तक लाता हुआ एनडीए को नजर आ रहा था, अब आगे की स्थिति अब आप कैसे प्लान करें?
देखिए, कंसोलिडेशन हुआ है, किसका हुआ है? केवल चुनाव आयोग का। ज्ञानेश कुमार ने पूरी तरह से एक तरफा चुनाव को कर दिया। स्क्रिप्टेड चुनाव है। थोड़े दिन में ये जो टीआरपी का संकट है ना, ये और बढ़ने वाला है आप लोगों का, क्योंकि तो फिर सबको केरल मालूम में है एक तरह से स्क्रिप्ट लिखी गई तो है, ये जीतना है। ये इसीलिए सुन लीजिए आपने 1 मिनट सुनिए। आपने 1 किलोमीटर लंबा सवाल पूछा, मुझे जवाब देने के लिए कम से कम 1-2 मिनट दीजिए। ऐसा है, यही है, हर चुनाव के सीजन में एक स्टेट आप जिताएंगे विपक्ष को, यही स्क्रिप्ट है। इस स्क्रिप्ट से लोग बोर हो चुके हैं और इसी स्क्रिप्ट को बार बार करके आप भी बोर हो चुके हैं। टीआरपी इसीलिए नहीं बढ़ेगी किसी की भी। और सुनिए, अरे एक बात तो सुनिए, वन सप्लीमेंट्री, बोलने ही नहीं देते टीवीके भाई, के एक साथ बात तो बोलने गठबंधन दीजिए। कर लेते तो शायद तमिलनाडु में आप आ जाते। 70 सीटें ऑफर कर रहे थे टीवीके वाले आपको, और अब कह रहे हैं कि अब आपने डीएमके के साथ जाना पसंद किया तो शायद स्क्रिप्ट बदल जाती। सुनिए, अब आप मुझे बोलने फिर नहीं देंगे क्या? बोलने सुन लीजिए, प्लीज कंप्लीट करें। टीवीके के पास कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 27 सितंबर 2025 को एक रैली में 40 लोग भगदड़ में मरते हैं और पार्टी स्थापित हो जाती है। ऐसी साजिशें कौन करता है? जरा याद करिए कि एकदम से कोई आ जाता है तुरंत। ये आम आदमी पार्टी एपिसोड रिपीट हो रहा है। दिखना चाहिए आप लोग चुनाव मुझसे ज्यादा। मैं तो सेना में थी, मुझे ज्यादा नहीं समझ में आता, सीधी बात करती हूँ जो दिखता है। तो आप लोगों को तो समझ में आना चाहिए कि अचानक एक पार्टी कैसे स्थापित होती है और वो व्यक्ति उन 40 लोगों के घर नहीं जाता। उसकी पार्टी सिर्फ एक उजागर वो कर देती है, विज्ञापन दे देती है, हमें बड़ा दुख हुआ। तो ये जो कहानियां है ना, ये सारी स्क्रिप्ट जहां लिखी जाती है, अभी आप ही के पार्टी के बड़े नेता कह रहे हैं कि देखिए सेक्युलरिज्म की जीत हुई है, अगर जरूरत पड़ी तो टीवी के को समर्थन देंगे। एनटीआर कैसे एस्टैब्लिश हो गए थे आंध्र प्रदेश की राजनीति में, फिर जरा जवाब दे दीजिए। मेरा वक्तव्य What about 1983? ये मेरा व्यक्तिगत वक्तव्य हो, पर मुझे दिखता है। एनटीआर भी एस्टैब्लिश हुए थे ना, बता रही हूँ आपको, एक सुपरस्टार थे वो भी। अरे सुनिए, जब भी बीजेपी को दिखता है कि कोई एक पार्टी जो उससे सध नहीं रही है, वहां वो एक तीसरा मोर्चा शुरू करती है। AIMIM इसी से पैदा हुआ। इसी तरह से उन्होंने, और जो पहले से थे जिनके साथ इन्होंने गठबंधन किया, सबको इन्होंने निगल लिया। चाहे वो शिरोमणि अकाली दल हो, चाहे वो शिवसेना हो, सबको दिखता है ये स्क्रिप्टेड पूरी कहानी। भारत में जो आज स्क्रिप्टेड मैं वही कह रहा हूँ ना, अभी इससे पहले टीवी के मेजोरिटी की तरफ पहुंची नहीं थी। कांग्रेस के बड़े नेता पहले कह रहे थे कि सेकुलरिज्म की जीत हो रही है। गलती हमसे होगी कि हम टीवी के को दे देते, ये बाकायदा ऑफिशियल बयान आए थे। तो अब अगर वो तैयार होगी तो हमारे पास जितनी भी सीटें 5, 7, 10 जो भी आएंगी तो हम उनको देने के लिए तैयार हैं। ठीक है संजय सर, इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं, फिर रोहन आपके पास आता है। संजय सर, मेरा एक सवाल छोटा सा है रीजनल पार्टी को लेकर। लेफ्ट के पास एक स्टेट था, वो गया। पश्चिम बंगाल में बहुत पहले वो जा चुके थे, 15 साल पहले। टीएमसी का जाना रीजनल पार्टी के वजूद पर क्या देश की राजनीति में कोई संकट है? टीवीके के उभार पर भी आप प्लीज बोल सकते हैं। संकट अगर आप देखिए 2014 से जब देश की राजनीति शुरू हुई तो बीजेपी ने जो अपना विस्तार किया, बीजेपी राज्य दर राज्य अपनी सरकारें बना रही है और केंद्र में भी उनकी सरकार तीसरी बार 2024 में जीत के आई। चुनाव हार कौन रही थी? चुनाव हार रही थी कांग्रेस पार्टी। कई राज्यों में उन्होंने कांग्रेस पार्टी को हराया, जहां जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार रही 5 साल, 10 साल, 15 साल। लेकिन इस पूरी जो चुनावी प्रक्रिया थी, जो चुनावी बीजेपी का जो चुनावी मार्च था, उसमें कुछ राज्य ऐसे थे जहां पर बीजेपी को जीत हासिल नहीं हो रही थी। और वो राज्य कौन थे? जहां पर एक मजबूत रीजनल पार्टी बनी हुई थी। हम उड़ीसा का जिक्र कर लें, हम तमिलनाडु का जिक्र करें और हम बंगाल का जिक्र करें। ये तीनों राज्यों में एक स्ट्रॉन्ग रीजनल पार्टी लंबे समय से अपनी सरकार बनाई हुई थी। पहले उड़ीसा में बीजेडी को बीजेपी हराती है और अब तमिलनाडु में बीजेपी तो नहीं हरा रही, लेकिन वहां पर भी तमिलनाडु में एक स्ट्रॉन्ग रीजनल पार्टी, जो अभी भी एक नई रीजनल पार्टी आई है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग जो स्टैब्लिश्ड रीजनल पार्टी थी, वो नीचे चली जाती है, वो चुनाव हार जाती है। और जो सबसे बड़ा एक तरह से रेसिस्टेंस बीजेपी को मिल रहा था बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के द्वारा, तृणमूल कांग्रेस वहां हार जाती है। तो ये तो ज़रूर है, इन आंकड़ों को देखेंगे, इन नतीजों को देखें और अगर वोट प्रतिशत को भी देखेंगे कि देश में अब रीजनल पार्टियों का कुल वोट कितना है
और नेशनल पार्टी बीजेपी और कांग्रेस का वोट तो उस कितना है तो वैक्यूम आपको को दिखाई तो पड़ेगा। उस वैक्यूम को बनाने में क्या कांग्रेस का हाथ नहीं रहा? क्या उन जगहों पर, उन स्टेट पर एक वक्त पे जो है लीडर ऑपोजिशन या फिर ऑपोजिशन के तौर पर ही कांग्रेस भी जो है अपनी मजबूती अच्छे तरीके से तो है दर्ज करवा ही चुकी है। अब भले आप तमिलनाडु में देख लीजिए, आप भले उड़ीसा अपने जिक्र किया वहां देख लीजिए, किस तरफ नजर आती है, और असम तो सामने ही है। नहीं, निश्चित रूप से ऐसा नहीं है कि मतलब इसमें सिर्फ हम ये कहें कि बीजेपी को इन रीजनल पार्टियों से रेसिस्टेंस मिला, लेकिन अगर आप मतलब अगर हिस्टोरिकली देखें तृणमूल कांग्रेस उपज कहां से है? तृणमूल कांग्रेस की उपज एक तरह से। अगर आप महाराष्ट्र की बात करें एनसीपी, वो कहां की पार्टी है, किस पार्टी से उपज है? अगर हम आंध्रा की बात करें तो आंध्रा में भी जो वाईएसआरसीपी है वो भी पहले कांग्रेस का हिस्सा हुआ करती थी, वो कांग्रेस से उपज है। तो तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर जो रीजनल पार्टी स्ट्रांग बन के उभरी है वो एक तरह से कांग्रेस का ऑफशूट है, बाई प्रोडक्ट है, और फिर उसी पार्टी ने कांग्रेस को एक तरह से दरकिनार कर दिया, सफाया कर दिया। अनुमा जी, आप कुछ रिस्पॉन्स करना चाह रहे हैं इस पर प्लीज? देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि बीजेपी से जहाँ तोड़ते बनता है, खरीदते बनता है, वहाँ खरीद लेती है, और जहाँ पर कुछ भी नहीं बनता तो वो शिखंडी वाला काम करती है, पीछे से वार करती है एक दूसरी पार्टी खड़ी करके। तो ये सब चीज़ बार बार दोहराई जा रही है, हर कोई देख पा रहा है। और एक बात और है, अमित शाह ने तो पहले ही बता दिया था कि 3-4 महीने ज्यादा वो 2400 जो बटालियंस है वो रहेंगी। तो वो पहले ही बता चुके थे कि ज्ञानेश कुमार हमें चुनाव जिताएंगे, और उसके बाद ममता बनर्जी शायद लड़ाई करेंगी, शायद वो सत्याग्रह करेंगी, शायद वो वहां पे मारकाट होगी, तो इसलिए वो कंपनियां हैं वो वहीं रहेंगी। तो ये तो पहले से ही स्क्रिप्ट लिखी थी। मैं बार बार कह रही हूँ, पूरी कहानी स्क्रिप्टेड है। बार बार करने से अब लोगों के अंदर भी ना चुनावों का थ्रिल खत्म हो जाएगा। लोकतंत्र का चुटकुला बना के रख दिया है, और बहुत ही क्रूर चुटकुला बना के रख दिया है। इसीलिए लोग अब कहीं पर किसी को कोई उत्साह नहीं कह रहा हूं कि भले वो लेफ्ट का रिकॉर्ड वक्त का शासन हो, उस वक्त ये बात तो मेरे ख्याल से सबसे मुखर तरीके से ठीक है, पैरामिलिट्री पर बहस आप अपने तरीके से कर सकते हैं, लेकिन वो फैक्ट छिपा का है। मैं पैरामिलिट्री पे नहीं कर रही हूँ बहस, मैं ये कह रही हूँ कि वो एक्स्ट्रा जिस तरह से कंपनीज की बात कर जो लीजिए। ये रिजल्ट था ये पहले ही अमित शाह बता चुके थे। ठीक है रोहन। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, एक केरलम की जनता ने उनको जिताया, आज ये कह रही है वो भी स्क्रिप्टेड है, वो भी बीजेपी ने करवाया, तो ये तो जनता का अपमान हुआ। आज आपको वोट मिला है, आपको उसको स्वीकार करना चाहिए, कम से कम आज के दिन तो ये बात नहीं करनी चाहिए। फिर जनता क्यों आपको वोट देगी? अगर आपको लगता है कि आप में जीतने की क्षमता ही नहीं है, हर चीज में दूसरे ही लोग करें, तो आप क्यों बैठे हुए हैं? कहीं तो आत्ममंथन करिए। और केरलम की जनता का अपमान नहीं होना चाहिए। वहां पे अगर हमको सीट नहीं मिली तो मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं ये तो स्क्रिप्टेड है, ये बिल्कुल नेगेटिव माइंडसेट है। और इसीलिए जब आप कभी अपनी हार में से कभी आप सीखते नहीं हो तो परिवर्तन जो आपका जो निर्णय है या जो भी परिणाम है वो रिपीट होता है वापस। और इसीलिए बार बार आज कांग्रेस का ये हाल है। वही कांग्रेस पार्टी जो इंडी गठबंधन के नाम पे केंद्रीय नेतृत्व दे रहे थे विपक्ष को, आज कौन उसको सवालिया निशान पैदा हो गए? क्यों स्वीकार करेंगे? क्योंकि अगर आपको ठीकरा हर चीज में किसी और पे ही फोड़ना है, आपको अपनी जिम्मेदारी नहीं लेनी है, आपको आत्ममंथन नहीं करना है, तो फिर क्यों जनता आपको वोट देगी? ये करते रहिए, हर बार चुनाव में आके इलेक्शन वाले दिन बोलते रहिए तो स्क्रिप्टेड है, ये है। आपको समझना ही नहीं, आपको जनता का पल्स ही मालूम नहीं है, आप कहां से चुनाव लड़ेंगे? ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। अगर विपक्ष का ये माइंडसेट है, ये खतरनाक माइंडसेट है। हर बार आपको मौका मिला, हर बार आपने चुनाव लड़ा, हर बार आपने मुक्की खाई, कभी आत्ममंथन नहीं किया, दूसरी से आप उंगली उठा देते हैं। हर बार यही काम करना है। और आज केरलम की जनता का अपमान कम से कम मत करिए, उनको तो धन्यवाद कीजिए कि आपको वोट दिए, वो भी स्क्रिप्टेड है। शुभांकर, जिस तरीके से अब यहाँ से अब इसका टेक अवे एक चीज तो है ना, ये आप इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं, लेकिन इसका टेक अवे इंडिया गठबंधन का एकजुट होना या ना होना, लास्ट में कांग्रेस का नाम तो टीएमसी के भी खिलाफ है, दूसरे भी खिलाफ हैं, एआईडीएमके डीएमके, आप दोनों जो है बड़ी पार्टी, लेकिन आप किसका दामन थाम लेते हैं? और फिर उसके बाद असम आपके पास सबसे बड़ा था, जिस तरीके से चुनाव लड़ा जाना चाहिए था, वो शायद शिद्दत जो आपका विपक्ष या बीजेपी की जो विनिंग मशीनरी जीत रही है, वो शिद्दत कहीं ना कहीं वो कमी तो नजर आई नहीं। इस कारण से फिर जो सामने रिजल्ट है, और वही चीज आगे आपको बताता है कि अभी राह लंबी बाकी है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। मैं इस बात को मैं बिल्कुल ये मैं मानता हूँ, ये बिल्कुल सही बात है कि बीजेपी एक बहुत ही वेल डिसिप्लिन्ड वे में एक चुनाव में घुसती है। एक तो उनके पास एक पॉजिटिव चीज क्या रहता है कि वो पूरे 5 साल 24 घंटे 12 महीने
इरिस्पेक्टिव ऑफ बाहर बारिश हो रही है कि धूप निकली है कि क्या हो रहा है, किससे लड़ाई हो रहा है, झगड़ा, उन्होंने एक चीज जरूर किया। उसके दो कारण भी है एक्चुअली। एक ये जो डिसिप्लिन बनाया कि कंटिन्यूअसली जो इलेक्शन के फॉर्मेट में वो रहते हैं, हमेशा ऐसा लगता है कि कोई ना कोई इलेक्शन उनके सामने है और उसको उसी शिद्दत से लड़ी जाती है। उनके सारे लीडरशिप उसी तरीके से साथ में आके, और इसी कारण से वो जिस सुनियोजित तरीके से वो जो चल रहे हैं, उसी वजह से क्या हो रहा है कि जो पूरा जो धीमे धीमे एनडीए जो है वो धीमे धीमे बीजेपी में लुप्त होता चला जा रहा है, उसी में विलय होता चला जा रहा है वो, और कहीं में उनकी अपनी कोई वो नहीं। बंगाल में तो सबसे पहले टीएमसी लेकर आई थी ना बीजेपी को। नहीं, मैं उस पॉइंट पे भी आ रहा हूं अभी आपके। देखिए उसी पॉइंट पर आइए, वक्त कम है। पहले मैं आपको ये बताऊं कि इंडिया, आप सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पे ये है कि इंडिया अलायंस में क्यों नहीं हो रहा। इंडिया अलायंस की जब बात आती है, यहां पे कांग्रेस खुद एक बहुत बड़ी एक समस्या बनकर खड़ी हो जाती है, क्योंकि जहां कांग्रेस, अगर वेस्ट बंगाल की बात करें, मैं वेस्ट बंगाल अगर ले लेता हूं, वहां पे क्या वो टीएमसी का साथ दे पाती? नहीं दे पाती, क्योंकि वहां पे उनके खुद अस्तित्व का वो था। अब देखिए यही चीज है कि जब जो अलायंस में जो सबसे बड़ी जो मेजॉरिटी पार्टी होती है, जो आपका जो है नेशनल पार्टी है, उसका रोल और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों बड़ी हुई होती है, लेकिन वो उसको अदा नहीं कर पाते, क्योंकि हर जगह दिल्ली के इलेक्शन में वहां पे वो आम आदमी पार्टी से लड़ते नजर आए। क्यों लड़ते नजर आए? फिर वही बात, फिर वहीं पे आम आदमी पार्टी हरियाणा में नहीं गई थी लड़ने के लिए। मैं वही तो या कह रहा हूं, टीएमसी अलग नहीं लड़ी थी 2024 का लोकसभा मैं इसी इलेक्शन। बात पर तो कह रहा हूं, यहां पे अंदरूनी फाइट एक एक्स्ट्रा फाइट बन के खड़ी हो जाती है। हर जगह पे एक अंदरूनी फाइट भी एक एक्स्ट्रा फाइट हो रही है, इसीलिए इंडिया अलायंस एज एन अलायंस, प्री पोल अलायंस कहीं बनी नहीं पाती। तो वही मैं कह रहा हूं ना, इसी का टेक अवे तो है ना, उसी से तो कहीं ना कहीं चीजें लेनी होंगी। मैं वही कह रहा हूं शुभांकर, उसी से ये एक कांग्रेस के ऊपर, मैंने अभी कहा ना कि कांग्रेस पर एक जिम्मेदारी थी जो नहीं हो पाया। वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल हम यहाँ